Again in genuine classes by Raman Mishra. केमिस्ट्री क्लासेस में लास्ट के दो क्लासेस में हमने सीखा था मैटर के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में क्या पढ़नी है, क्यों पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। और आज हम जानेंगे उसी कड़ी में आगे कि मैटर को फिजिकल बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी कड़ी में हम जानना शुरू करेंगे कि सॉलिड सॉलिड ही क्यों होता है और लिक्विड लिक्विड क्यों होता है और गैस गैस क्यों होता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सॉलिड को समझने के लिए सबसे पहले सॉलिड को दिखाने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया है। ये कंटेनर है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस रखा हुआ है। ये सॉलिड सब्सटेंस के जो मैंने सर्कुलर पार्ट बनाए हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो कि इतने सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये कोई लिक्विड सब्सटेंस है जो कि इन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और ये जो गैस सब्सटेंस है वो इन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास-पास हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में दूर-दूर पे हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं गैस के पार्टिकल लिक्विड से भी ज्यादा दूरी पे हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं, सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम, और गैस में क्या होगा, मैक्सिमम। देखिए इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख के समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम है और यहाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है। और लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा और गैस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। अच्छा, ये कम क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में कल के वीडियो में लास्ट में मैंने आपसे चर्चा की थी। इसको अच्छे से समझने के लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं। तो कल मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो वो इतने पास आ जाते हैं जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगा, मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा मैक्सिमम और गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। इन सब बातों का आप नोट्स खुद से बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने वाला है सॉलिड के अंदर। देखिए पार्टिकल्स बहुत पास है और गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है मिनिमम, ये पार्टिकल्स दूर है। इसी की वजह से गैस होती है और सॉलिड होता है और इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड लिक्विड। अब यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि पार्टिकल्स जब बहुत पास आ जाते हैं उससे क्या होता है। तो अगर पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड को एक और नाम दिया जाता है रिजिड। क्या नाम दिया जाता है, रिजिड। रिजिड को ही कुछ लोग इनफ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्स ना हो, बेंड ना हो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में दो शरारतें आ सकती हैं। इनफ्लेक्सिबल, कोई पूछ सकता है कि सर आप तो बोल रहे हो कि सॉलिड इनफ्लेक्सिबल होता है, लेकिन सर मेरे पास तो रबर बैंड है, उसको तो मैं खींचता हूँ वो खींच जाती है, तो क्या वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? तो जवाब है वो सॉलिड है। तो आपका सवाल है कि सर आपने तो बोला कि वो रिजिड होती है, तो वो फ्लेक्सिबल क्यों है, वो खींच क्यों नहीं है? तो फ्लेक्सिबल इस वजह से है क्योंकि जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से दम लगा रहे हैं, तब वो खींच रही है। इस वजह से वो उस कंडीशन में फ्लेक्सिबल है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। जब एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो अपने शेप को रीगेन कर लेती है। इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये फिजिक्स जब पढ़ाई जाएगी आपको तो वहां पे समझाया जाएगा कि इलास्टिसिटी क्या चीज होती है। लेकिन एक लिमिट के बाद आप रबर बैंड को भी खींचते हैं तो वो टूट जाती है। तो रबर बैंड आपकी सॉलिड होगी, मतलब रिजिड होगी। एक और शरारत आपके दिमाग में आ सकती है कि सर मैं क्या करता हूँ, चीनी के पार्टिकल्स अगर मैंने किसी बीकर में रखे तो जिस कंटेनर में मैं चीनी रखता हूँ, जिस बीकर में या जिस भी बर्तन में मैं रखता हूँ, चीनी उसी का शेप ले लेती है। तो शेप को समझाने के लिए अभी ये पॉइंट आपको बताता हूँ, फिर ये एग्जांपल पे मैं आपको स्विच करा रहा हूँ। देखिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का फिक्स होता है हमेशा शेप। शेप क्या चीज होती है,
कोई भी सब्सटेंस जो एरिया कवर करता है वही उसका शेप होता है। तो आपने देखा होगा सॉलिड का शेप हमेशा फिक्स होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, देखिए लिक्विड के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ये देखिए वाटर बॉटल। यहाँ पे वाटर बॉटल नीचे सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका वाटर का भी शेप यही है। लेकिन यहाँ पे मैंने रखा तो घुमाते ये देखिए कोनिकल शेप आ गया, तो कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो गई। मतलब शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लिक्विड के अंदर शेप चेंज होता रहता है। ऐसे ही गैस की बात करें तो गैस के लिए आपने देखा होगा, इसके छोटे से एग्जांपल, घर में अगर गैस सिलेंडर हो आपके तो बड़ा गैस सिलेंडर भी आता है और छोटा गैस सिलेंडर भी आता है। तो बड़े गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर में गैस ट्रांसफर होती है। तो क्या होता है भाई, बड़े गैस सिलेंडर में बड़ी वाली गैस, छोटे सिलेंडर में छोटी वाली गैस। नहीं, दोनों गैस सेम ही है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स जिस कंटेनर में जाते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, तो इसका भी शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये हो गई शेप की बात। दूसरी बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई सब्सटेंस कितना स्पेस कवर करता है, कोई सब्सटेंस कितना स्पेस कवर करता है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर एरिया और स्पेस में डिफरेंस क्या है, तो ये फिजिक्स की अगेन एक बात है। एरिया एक 2 डायमेंशन क्वांटिटी है और वॉल्यूम एक 3 डायमेंशन क्वांटिटी है। 3 डायमेंशन क्वांटिटी वो होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आते हैं, और 2 डायमेंशन क्वांटिटी वो होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ या फिर ब्रेथ, हाइट या फिर लेंथ, हाइट आता है। ऐसे क्वांटिटी को 2 डायमेंशन क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक, और जो लिक्विड होते हैं उनका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। अब सर आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे इसका शेप तो चेंज हो रहा था लेकिन वॉल्यूम कैसे फिक्स हो सकता है। तो देखिए वॉल्यूम फिक्स होना और शेप चेंज होने में डिफरेंस क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए शेप का मतलब यहाँ पे जो वाटर इस शेप में लिख रहा है और यहाँ पे इस शेप में लिख रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे 200 ml पानी है तो यहाँ पे भी 200 ml ही पानी है, लेकिन शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे कोनिकल हो रहा है और यहाँ पे सिलेंड्रिकल हो रहा है। तो शेप चेंज हो रहा है लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स है और इसका फिक्स नहीं है शेप। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। कब तक फिक्स होता है और कब नहीं होता है, अगर आप गैस के कंटेनर को बंद रखेंगे, तो अगर कंटेनर बंद रहेगा तो गैस पूरे कंटेनर में फैली रहेगी और उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कंटेनर खोल देंगे तो कंटेनर खोलते ही ये पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलते ही इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा। अब फिर से आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर ऐसा क्या हो गया कि पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गया। तो आप घर में खुद घर का गैस सिलेंडर खोल के देख सकते हैं। जैसे ही आप गैस सिलेंडर खोलेंगे तो उससे गैस बाहर निकल गई है, सबने करके देखा होगा। दूसरी बात, जब आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम एक्स सिग्नेचर, तो उनका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उनमें भी आप देखते हैं उनको प्रेस करते हैं तो उनसे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो बाहर आखिर क्यों निकलते हैं, तो उसका रीजन है काइनेटिक एनर्जी। क्या रीजन है, काइनेटिक एनर्जी। अब इस बात को समझेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए काइनेटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज इन मोशन। जब कोई चीज मोशन में आती है और मोशन में आने की वजह से उसमें जो एनर्जी खर्च होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ज्यादा डिटेल के लिए फिजिक्स में इसको समझेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मोशन, तो एनर्जी ही क्या होती है, एनर्जी का मतलब किसी चीज को करने के लिए आपके पास कितनी एफिशिएंसी है, दैट इज योर एनर्जी, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपए जैसे ही आते हैं तो हम लोग घर से बाहर भागते हैं कि कुछ परचेज कर लेते हैं, और अगर 100 आते हैं तो घर से बाहर के साथ साथ हम लोग चौराहे तक जाते हैं कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीदने के लिए, और 1000 रुपये आते हैं और दूर जाते हैं कुछ और ज़्यादा खर्चा करने के लिए। मतलब पैसों से हम इस एनर्जी को रिलेट करते हैं, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हम ट्रैवल लंबा करेंगे। तो सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम होने की वजह से इनके पार्टिकल सबसे कम ट्रैवल करते हैं और इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, रिजिड। लेकिन जो लिक्विड होता है इसके पार्टिकल सॉलिड, यही कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के अंदर मिनिमम होगी
और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम होने की वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं और इसी वजह से सॉलिड के पार्टिकल रिजिड होते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मूव करते हैं। इसका एग्जांपल ये देखिए, ये वाटर बॉटल है, इसमें वाटर है और देखिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स देने से देखिए वाटर के पार्टिकल्स आसानी से मूव कर रहे हैं। लेकिन इसकी जगह मैंने ये मार्कर लिया और मार्कर पे उतना ही फोर्स लगा रहा हूं तो ये उतनी आसानी से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है और गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये मैक्सिमम इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ से एक फैक्ट आपको और बताना चाहूँगा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी भी उसके साथ साथ बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आती है हीट, और हीट क्या करती है, पार्टिकल्स के बीच में मोशन को और फास्ट करती है, और जब मोशन फास्ट होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी आती है और काइनेटिक एनर्जी आती है तो और तेजी से पार्टिकल्स मूव करने स्टार्ट करते हैं। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की बात। आगे हम बात करते हैं, हाँ देखिए पार्टिकल्स बहुत पास हैं इसलिए ये रिजिड है और इसी वजह से इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कर सकते का मतलब बहुत हार्डली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की रॉड को जब आपको कंप्रेस करना होता है तो आपको हैमर का यूज करना पड़ता है। आयरन की रॉड को हाथ से या किसी अदर चीज से कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते, तो इनके पार्टिकल्स को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल बहुत पास है। लेकिन लिक्विड को सॉलिड के कंपैरिजन में आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर होते हैं। लेकिन गैस की बात करें तो इसको और इजीली, मोर इजीली इसको कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स आप देख रहे हैं और भी ज्यादा दूर है। इसके एग्जांपल क्या, जैसे आप बलून देखिए, किसी बलून में अगर हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है तो आप उसको आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं। देखिए वाटर बॉटल है, इसमें वाटर भरा हुआ है तो इसको आप आसानी से कंप्रेस कर पा रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपसे अगर मैं कहूँ ये मार्कर है तो आप इसको इसके बीच से अपनी उंगली पास करा के दिखाइए, तो आप नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि इसके पार्टिकल इतने पास है उससे आपकी फिंगर पास नहीं होगी। लेकिन इसी जगह अगर मैं यहाँ पे वाटर ले लूँ, जैसे वाटर है इसमें मैं अपनी फिंगर डालना चाहूँ तो फिंगर डाल के मैं अपनी फिंगर मूव करा सकता हूँ सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी। लेकिन आप देखिए यहाँ आसपास हमारे क्या है, आसपास एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर यहाँ कमरे की बात करें तो कमरे में क्या है, एयर, और एयर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी फिंगर ट्रैवल कर मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो और आसानी से हो पा रहा है क्योंकि इसके पार्टिकल्स गैस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हाई डेंसिटी। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास हैं, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और इसकी डेंसिटी इससे लो होती है और इसकी वेरी लो होती है डेंसिटी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला बेसिक सा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मास का मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है वही उसका मास होता है, और वॉल्यूम अभी मैंने आपको ऊपर बताया कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस कवर करता है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उसकी डेंसिटी होती है। किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उसकी डेंसिटी होती है। तो देखिए इतना एक, अगर हम इस कंटेनर को 1 यूनिट मान लें, तीनों कंटेनर को अगर हम 1 यूनिट मान लें तो यहाँ देखिए पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इस कंटेनर में देखिए पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में कम है तो इसकी डेंसिटी इससे लो है, और यहाँ पे देखिए एक ही यूनिट के अंदर पार्टिकल्स इससे भी ज़्यादा कम है तो इसकी डेंसिटी और ज़्यादा कम है। ये था कॉन्सेप्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस का। इसके बाद हम जानना चाहेंगे डिफ्यूजन को। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन को भी बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। कुछ भी बच्चों, अब हमारे पास बचता है एक टॉपिक डिफ्यूजन।
और डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। और ये तीनों होते कैसे हैं इसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और एक फ्रेग्रेंस वाला टॉपिक आता है, वो भी डिफ्यूजन के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कल, लेकिन आप बस वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।